चाइना में कोरोना की स्थिति पर WHO चीफ चिंतित हैं। चीन की मौजूदा स्थिति से बेहद चिंतित हूं, गैब्रियास ने कहा। चीन से कोरोना की सही जानकारी, अस्पताल और आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या नहीं बताई जा रही, इसको बताया जाना चाहिए। कोरोना से मौत के सही आंकड़े छिपाए जा रहे हैं और इसके चलते सही एम्पेरिकल स्टडीज नहीं हो पाएंगी, ये WHO की चिंता है। चीन बीमारों की संख्या कम बता रहा है लेकिन आईसीयू भरे हुए हैं, WHO ने यह कहा। मतलब जो बताया जा रहा है और जो दिखाई दे रहा है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। क्या फर्क पड़ता है अगर आंकड़े छिपाए जाते हैं? चाइना की मर्जी, चाइना आंकड़े छिपा ले। ये बहुत जल्द हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि आंकड़ों का सही रूप से सामने आना क्यों जरूरी है। अगली अहम खबर देखिए, चीन के अलावा कई देशों में विस्फोटक हुआ कोरोना। जापान, दक्षिण कोरिया और रशिया में गोली की रफ्तार से बड़े केसेस। यही कह रहे थे अभी डॉक्टर संजीव कि जिन जगहों पर डिफरेंट वैक्सीन लगे हैं, साइनोवैक के अलावा दूसरे वैक्सीन लगाए गए हैं, वहां ऐसा क्यों हो रहा है कि वहां भी बहुत तेजी के साथ ये बढ़ रहे हैं? इसका मतलब ये कि बहुत तेजी से फैलने वाला ये वायरस है, बहुत तेजी से संक्रमण एक से दूसरे में फैलता है। लेकिन आपने अभी सुना था डॉक्टर रवि गोडसे ने कहा कि आर वैल्यू उतनी ज्यादा इंडिया में नहीं होगी। आर वैल्यू मतलब उसका कंटेजन, उसका संक्रमण उतना ज्यादा इंडिया में नहीं होगा। क्यों ऐसा वो सोच रहे हैं, उनके पास चलेंगे, हम समझेंगे। ऑस्ट्रेलिया और ताइवान में भी कोरोना से हाहाकार दिखाई दे रहा है। अमेरिका में कोरोना के 50,000 से ज्यादा केसेस हैं। बहुत जल्दी से ये इन्फॉर्मेशन आप देखिए जरा, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और उसके बाद चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। भय काल में ये इन्फॉर्मेशन आपको जान लेना बहुत जरूरी है। 24 घंटे में कहां बेकाबू आया कोरोना? जापान 1.84 लाख केसेस। 24 घंटे में कोरोना के नए केसेस कितने आए हैं? 3 लाख। देख लीजिए जरा। फ्रांस में 54,000, अमेरिका में 51,000, जर्मनी में 47,000, ब्राजील में 44,000। 24 घंटे के अंदर ये कोरोना के केसेस। और कितनी मौतें हो सकती हैं वो यहां आप नीचे देख रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना से मौतें 2000 हो सकती हैं। आप देखिए जरा, साउथ कोरिया में 88,000, चीन में 3,000। हालांकि यहां आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, इसलिए 3,000 पर आप एतबार नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सबके साथ ये उस प्रपोर्शन में दिखाई नहीं दे रहा। आप देख रहे हैं एकदम से डिप करता है, कहां 88,000 और 19,000, कहां 3,000 बीच में दिखाई दे रहा है। इतनी पॉपुलस कंट्री में, लिहाजा WHO भी यही कह रहा है। और रूस 7,000 दिखाई दे रहा है और यहां भारत 150 केसेस हैं अभी। लेकिन पहली लहर में और दूसरी लहर में भी हमने ये देखा था कि पहले चीजें उतनी चिंताजनक नहीं थी हिंदुस्तान के हिसाब से, और अचानक चीजें बहुत ग्लूमी हो गई थी। अब जरा देखिए, दुनिया भर में कोरोना विस्फोट दिखाई दे रहा है। वो अमेरिका हो, वो ब्राजील हो, वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, रूस हो, चीन हो, ताइवान हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, या फिर यहां ऑस्ट्रेलिया, हर जगह ये कोरोना का विस्फोट दिखाई दे रहा है और हर जगह इस नए वेरिएंट ने तबाही मचाई हुई है। तो ये नया वेरिएंट हम क्या समझें? डॉक्टर रवि गोडसे कह रहे हैं कि हमको यहां हिंदुस्तान में उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। एक बार फिर उनके पास चलेंगे। ये बहुत अच्छी खबर है अगर ऐसा होता है तो, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूं ताकि अगर कहीं कोई गुंजाइश है तो उसको समझा जा सके। एक बार फिर से डॉक्टर रवि, ये जो हम देख रहे हैं इसमें अगर सब जगह अलग अलग तरीके के वैक्सीन लेने के बाद भी अलग अलग तरीके के संक्रमण का स्तर होने के बावजूद ये फैल रहा है, तो हिंदुस्तान में क्या वाकई निश्चिंत रहना चाहिए? आ रहा हूं डॉक्टर साहब, मैं आप सबके इशारे देख रहा हूं, आप सबके पास आ रहा हूं। हाँ, देखो, भारत का 2 शब्दों में जवाब दिया जा सकता है। किसी भी प्रॉब्लम का जवाब 2 शब्दों में दिया जा सकता है। दूसरी लहर में हमने इतनी कठिनाई उठाई थी, हमारा इतनी नैसर्गिक इन्फेक्शंस हुए थे, उसके वजह से जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी देर तक चलेगी। T सेल हमको सीरियस डिसीज से बचाएगी। उसको रोकना नामुमकिन है, लेकिन अगर वो हमें मार नहीं सकता तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता वो हमारे है या नहीं है। मुझे डर है कि हम लोग कुछ ऐसा कदम उठाएंगे। अभी कह रहे थे कि टेस्टिंग बढ़ाएंगे, कि हम लोग जा रहे हैं टाइटैनिक में, आइसबर्ग दिख रहा है और कह रहे हैं कि आइसबर्ग को ठोकने के बाद हम लोग उसको टेस्ट करेंगे, 1 लाख टेस्ट करेंगे। मेरा एक सिंपल आइडिया है, आइसबर्ग को ठोको ही मत ना, पतली गली से निकल जाओ। ठोक क्यों रहे हो? बार बार जो गलती की आपने वो हम लोग दोहरा क्यों रहे हैं? अभी कहते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अच्छा है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे हम रोक नहीं सकते। हमें सिर्फ एक चीज करनी है, जो लोग हाई रिस्क है उन्हें बचा सकते हैं। अगर आपने 1 लाख नहीं 5 करोड़ टेस्ट किए और आपके पास 5 करोड़ मरीज है हाई रिस्क, उनको अभी इंडिया में कौन सी दवाई दे सकते हैं? राइट, कौन सी दवाई दे सकते हैं? एनसेट्रेलवीर नहीं है, निर्मा ट्रेलवीर नहीं है, मोनोक्लोनल अभी चलती नहीं है, एब्यूशेल का किसी ने नाम भी सुना नहीं है। ये सब करो, हाई रिस्क लोगों पर फोकस करो, बाकी के लोगों को अपनी जिंदगी जीने दो। बाकी कुछ अभी लफड़ा मत करो। मैं उम्मीद करता हूं पॉलिसी मेकर्स ये सुन रहे होंगे, आपकी एडवाइस उन तक भी पहुंच रही होगी। वो क्या डिसीजन इसके बाद लेते हैं? राहुल भार्गव, डॉक्टर राहुल भार्गव कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब,
देखिए, आप जहां जहां जो मैं डॉक्टर गोडसे से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि अपने को अपना पर्यावेश देखना पड़ेगा, अपने को अपनी वैक्सीन देखनी पड़ेगी। क्या दूसरी वेव के बाद तीसरी वेव आई, जब सब लोग ओमिक्रॉन में, और डॉक्टर गोडसे इस बात पे हाँ या ना कहेंगे, ओमिक्रॉन में भी 10 लाख लोग अमेरिका में मृत्यु और इन्फेक्ट हुए और काफी लोगों की मृत्यु हुई, जबकि उनको 2-2, 3-3 बूस्टर डोज लग चुकी थी। अगर मेरी याद सही है तो 30% लोगों को ओमिक्रॉन के टाइम पे पिछले साल दूसरा बूस्टर लग चुका था अमेरिका में। 90%, 100% को 2 डोज लग चुकी थी और 30% को 2 बूस्टर लग चुके थे mRNA वैक्सीन की, तब भी ओमिक्रॉन में उनकी मृत्यु हुई। हमारी डेल्टा के बाद में आप बताइए, ओमिक्रॉन आया पिछले जनवरी में और 14 वैलेंटाइन डे वाले फरवरी वाले दिन वो बैठ गया, उसके बाद से कोई केसेस नहीं आए। उसके बाद लोगों ने कहा चौथी वेव आएगी अमेरिका में और चौथी वेव आएगी हिंदुस्तान में, वो भी नहीं आई। तो आपको कहीं ना कहीं देशवासियों को तत्पर रहना चाहिए, आपको तैयारी पूरी रखनी चाहिए, बट भय करना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि वैक्सीन, हिंदुस्तान की वैक्सीन ने कहीं ना कहीं कारगर रूप से काम किया है। हिंदुस्तान की वैक्सीन कार्य कर रही है। पर्यावेश, आप कह रहे हैं हमारे पर्यावेश के हिसाब से और हमारी वैक्सीन कवर के हिसाब से, हमारी वैक्सीन की इफिकेसी के हिसाब से हम कंपैरेटिवली बेहतर हैं, हमको सतर्क हालांकि रहना चाहिए। क्वांटिटी, साइनोवैक में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे विचारणीय बात है। और तीसरी बात, mRNA वैक्सीन ऐसी वैक्सीन थी जिसका प्लेटफॉर्म पिछले 70 साल में, क्या पिछले 100 साल में नहीं था, तो हमको उसकी एफिकेसी नहीं पता। आज भी अमेरिका में चौथी बूस्टर डोज, 5वीं बूस्टर डोज की बात हो रही है। सर तो mRNA वैक्सीन तो हमारे यहाँ भी लगी है। हमारे यहाँ फुल वेरियन, कंप्लीट वेरियन जो वाली जो वैक्सीन है वो तो सबको, हमारी जो कोवैक्सीन है वो कारगर, भारत सीरम की कोवैक्सीन भारत सीरम की कारगर रही है। इसी के चलते हुए शायद हमारे को चौथी 5वीं वेव कभी नहीं आई, ना तीसरी वेव आई। इसीलिए ये BA.7 वेरिएंट जो अक्टूबर में मिला था आज तक नहीं फैला। तो हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, आप डरिए मत, आप सुरक्षा पूरी करिए, तैयारी पूरी करिए। डॉक्टर संजय, ये जो आप ओपिनियन सुन रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा जो आप जोड़ना चाहते हैं, आप इसी लाइन पर सोच रहे हैं या कुछ डिफरेंट देखने को मिल सकता है? देखिए, मैंने डॉक्टर भार्गव की बात सुनी और पैनल डिस्कशन में सबकी बात सुनी। देखिए, जो हमारी दूसरी वेव डेल्टा वेव आई, उसके अंदर हमें नेचुरल इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वो वेव देके गई है। और मैं इस बात पे गर्व करूंगा हमारे देश में कि जो वैक्सीनेशन हुई है वो बहुत बड़े स्केल पे हुई है और बहुत ही इफेक्टिव स्केल पे हुई है, और उसका एक पूरा प्रचंड जो स्रोत है वो दिया गया है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इतना जितना चाइना में कहर बरपा हुआ है वो भारत में ऐसा कुछ आएगा। मैं दो चीजों पर आप लोगों की उम्मीदों का दारोमदार देख रहा हूं सर। एक तो ये कि डेल्टा की वजह से बहुत इम्यूनिटी मिली हुई है, आप ये कह रहे हैं कि वो टी सेल्स अभी भी काम करेंगे, डेल्टा की वजह से रगेड इम्यूनिटी हमें बचाएगी ओमिक्रॉन वाले संक्रमण से, और आप ये भी कह रहे हैं कि हमारी वैक्सीन बेहतर है उनसे। बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी का। मैं उम्मीद करता हूं वैसा ही देखने को मिले जैसा आप सब कह रहे हैं।